गुड इवनिंग एवरीबॉडी। लोगों ने कल के क्लास में प्राइमरली चाइनीज रेवोल्यूशन के ऊपर ही पढ़ाई किया था, और जब चाइनीज रेवोल्यूशन की पढ़ाई किया था तो उसी दौरान ये बताया था कि इसका शीत युद्ध के ऊपर क्या असर पड़ा था। और शीत युद्ध का टॉपिक हम लोग परसों भी किए थे। परसों का मतलब जो लास्ट डे हमारा शीत युद्ध क्लास चला था। तो अभी अभी ये टॉपिक खुला हुआ है पूरा, तो मैं एक दफ़ा इस टॉपिक को आपके सामने में समेट देता हूँ, समेट दूंगा, और इसमें यह मुद्दा डिस्कस करना रहेगा फोकस का कि शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। तो शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ ये भी मुद्दा हमारे लिए प्राइमरी फोकस का रहेगा। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि कोल्ड वॉर में यह पॉइंट आता है कि प्रथम चरण 1945 से 54, 1954 से 1962, 1963 से 1979, 1979 से 1980, और फिर 1985 से 1900 1985 से 1990। यूएसएसआर का विघटन भी पढ़ना है आनंद जी, लेकिन पहले ये खत्म कर लेते हैं। जय हिंद। दीप कुमार, खुशबू जी खुश रहिए। उपेंद्र जी गुड इवनिंग। मुकेश गुड इवनिंग। चलिए, तो इसे हम इस तरह से खत्म करते हैं। तो खत्म करने में ये होगा कि पहले चरण का तमाम मुद्दा आप लोग पढ़ चुके हैं। कोल्ड वॉर क्या था, कोल्ड वॉर का कारण क्या था, कोल्ड वॉर के दौरान इस दौर में जो प्रमुख मुद्दे थे वो क्या थे। बस ये समझना है कि कोल्ड वॉर का ना अध्ययन कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे उत्थान पतन, फिर उत्थान पतन, उत्थान पतन, ऐसे ऐसे चलता रहा ये, जस्ट लाइक द लाइफ लाइन। तो इसमें ये बात कही जाती है कि तनाव और तनाव शिथिलता, तनाव शिथिलता, इस तरीके से कोल्ड वॉर का अध्ययन होता है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो तनाव लाते हैं, और कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण फिर तनाव शिथिल पड़ता है। यानी कि 1945 से लेकर 90 के बीच में कोल्ड वॉर एक जैसा नहीं रहा। तो 1954 में ऐसी कौन सी बात हो गई कि इसे हम फर्स्ट फेज ऑफ कोल्ड वॉर का अंत मानते हैं। तो फर्स्ट फेज ऑफ द कोल्ड वॉर का अंत इसलिए मानते हैं क्योंकि यूएसएसआर के प्रेसिडेंट
स्टालिन की मृत्यु हो गई। स्टालिन जो है वह ज्यादा आक्रामक विदेश नीति अपना रहा था। स्टालिन की आक्रामकता का ही आलम था कि राजनाल ये क्या पूछ रहे हो, माओ कौन था? मतलब कोई बहुत जरूरी चीज नहीं है। माओ एक सामान्य पृष्ठभूमि का आदमी था, किसान पृष्ठभूमि का था, लाइब्रेरियन था। 1930 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी में वह नेतृत्वकारी भूमिका में आया, उसके पहले सामान्य कार्यकर्ता था, बस हो गया। उसकी आक्रामकता में हम ये देखें कि युद्ध से साम्यवाद के प्रसार पर ध्यान दिया, युद्ध से साम्यवाद के प्रसार पर ध्यान दिया, जबकि उसके जगह पर ख्रुश्चेव आया। ख्रुश्चेव ये 1954 में सोवियत संघ का प्रेसिडेंट बना। उसका कहना है मेनी रोड्स टू सोशलिज्म। मेनी रोड्स टू सोशलिज्म, सोशलिज्म के कई रास्ते हैं। मेनी रोड्स टू सोशलिज्म के तहत वो कह रहा है कि इकोनॉमिक मॉडल के रूप में, इकोनॉमिक मॉडल के रूप में सोशलिज्म की भूमिका यदि आदर्श बने तो इसका प्रसार होगा। यानी कि आप यदि, मीनाक्षी जी खुश रहिए, भाग्यवती जी गुड इवनिंग, निशा गुड इवनिंग, रचना जी गुड इवनिंग, रितिका खुश रहिए। यानी कि आप ये देखोगे कि ख्रुश्चेव जो है वह यह सोच रहा है कि हमारा अपना एक्सपेंडिचर आर्म्स पर बहुत ज्यादा हो गया है, जो घटना चाहिए, और हमें पब्लिक यूटिलिटी पब्लिक यूटिलिटी के सेक्टर में व्यय बढ़ाना चाहिए।
पब्लिक यूटिलिटी के सेक्टर में व्यय बढ़े, मतलब वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ या वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिलके वो आर्म्स के रेस में शामिल होकर दुनिया में साम्यवाद के प्रसार के विचार में यकीन नहीं करता। उसका कहना है कि ये रास्ता ठीक है ही नहीं, ये मॉडल ही सही नहीं है, ये मॉडल ही ठीक नहीं है। वो ये कह रहा है कि सोशलिज्म के प्रसार के लिए तरीके और भी हो सकते हैं, मिनी रूट्स, और भी तरीके हो सकते हैं सोशलिज्म के प्रसार के, मिनी रूट्स टू सोशलिज्म, ये उसी का स्टेटमेंट है। सोशलिज्म के मंजिल तक पहुंचने के रास्ते अनेक हो सकते हैं, और इसी वजह से देखोगे कि वो कंपैरिजन करवाता है कि टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ये सब आम आदमी की जरूरत की चीजें हैं। तो यूएसएसआर में कितना है, यूएसए में कितना है, आप देखोगे कि इन सब मोर्चाओं पर यूएसएसआर के सामने यूएसए बहुत आगे की पंक्ति में खड़ा नजर आता है। यानी कि यूएसएसआर जो है वह हेवीली एक्सपैंड कर रहा है मिलिट्री स्ट्रेंथ को, लेकिन वह लोगों की जरूरत की सामग्रियों के उत्पादन के माध्यम से उनके जीवन के स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में कोशिश करता हुआ नहीं नजर आता है। आपके नोट्स में एक पूरा फिगर दिया गया है कि कैसे यदि यूएसएसआर के और यूएसए के बीच में कंपैरिजन करिएगा तो देखिएगा कि वहां 1000 आदमी के ऊपर 270 लोगों के पास में यदि रेफ्रिजरेटर है, तो यूएसएसआर में सिर्फ 4 के पास में। टेलीविजन, चाहे रेडियो, चाहे अन्य जो जीवन की आवश्यक सामग्रियां होती हैं, उन सामग्रियों के मामले में यूएसएसआर बहुत पिछड़ा हुआ था। इसलिए क्रुश्चेव ने इन्हें प्राथमिकता देने पर बल दिया। इन्हें प्राथमिकता देने पर बल दिया। क्रुश्चेव कहता है कि इनको वरीयता मिलनी चाहिए, प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो आपको यहां से लगेगा कि तनाव में शिथिलता आ रही है, लेकिन तनाव की शिथिलता के बावजूद बीच बीच में मुद्दे ऐसे उभरते रहे जिसके कारण कि तनाव उभरता रहा। तो तनाव की शिथिलता के बाद इस दौरान और कौन से मुद्दे थे कि जिन्होंने तनाव को उभारा, अब इसे मैं मिटा देता हूं। तो तनाव को उभारने वाले मुद्दों की खोज करिएगा तो एक है वियतनाम का मुद्दा, एक है नाटो वर्सेस वार्सा पैक्ट का मुद्दा। आनंद यार, सॉरी, मैं एकदम ही विस्मृत हो गया। आज मैं कर दूंगा यार।
मुझे लगता है कि हो गया भूल जाता हूँ। नोट्स नहीं, फोटो को लिस्ट के लिए बोला था। नाटो वर्सेस वार्सा पैक्ट, इससे तनाव बढ़ा। उसके बाद फिर हंगरी का मुद्दा, सुएज कनाल का मुद्दा, इससे तनाव बढ़ा और क्यूबा के माध्यम से तनाव पीक पर पहुंचा। तो इस दौरान हम ये देख रहे हैं कि तनाव के जितने मुद्दे हैं उन मुद्दों को मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसको छोड़ के। ये छोड़कर बाकी सारे मुद्दे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो फिर चल के देखो कि क्यूबा के बाद क्या हुआ था। तो इसके बाद जब समझौता हुआ, समझौता के बाद तनाव में शिथिलता आ गई। इसके बाद तनाव में शिथिलता आ गई, राइट। इसके बाद तनाव में शिथिलता आ गई। फिर क्या देखते हो आप कि अब हम इस फेज में चलें। इस फेज में चलकर देखें तो ये आपने नोट कर लिया होगा, और अब मैं इसे मिटा देता हूं। तो इस दौर में तनाव में शिथिलता के मुद्दों में एक तो है अमेरिका, यूएसएसआर, इकोनॉमिक रिलेशन। अमेरिका यूएसएसआर इकोनॉमिक रिलेशन। उसके बाद फिर क्या है, फिर है अमेरिका यूएसएसआर हॉटलाइन। हॉटलाइन। इसके बाद उसके बाद है स्ट्रैटेजिक, स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन। ट्रीटी, साल्ट, स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, कि कुछ एक जो ज्यादा घातक हथियार हैं उनको कम करने की दिशा में समझौते होने लगे। स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी ये भी यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में हो रहा था। उसके बाद फिर हेलसिंकी सम्मेलन। हेलसिंकी सम्मेलन, हेलसिंकी में कौन लोग इकट्ठा हुए? हेलसिंकी में कौन लोग इकट्ठा हुए? तो ईस्टर्न यूरोप,
ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप के देश शामिल हुए। ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो आप देखोगे कि 1945 के दौर में जब हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया ऐसे कंट्रीज के अंदर कम्युनिस्ट सरकार थोप दी गई यूएसएसआर की ओर से, उस समय से ईस्टर्न यूरोप कम्युनिस्ट ब्लॉक रहा, वेस्टर्न यूरोप कैपिटलिस्ट ब्लॉक रहा, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहा। यहां पर पहली दफा दोनों ब्लॉक के कंट्रीज मिल रहे हैं, और जब मिल रहे हैं तो दोनों के बीच में समझौता हो रहा है। दोनों के बीच समझौता हो रहा है, यानी कि ये बात हो रही है कि दोनों में व्यापार होगा, दोनों में कूटनीतिक संबंध रहेगा, कूटनीतिक संबंध मजबूत किया जाएगा। दोनों में कूटनीतिक संबंध को मजबूत करने के बाद और क्या होगा? और क्या होगा कि मानवाधिकार के मुद्दे पर ईस्टर्न यूरोप काम करेगा। मतलब ईस्टर्न यूरोप के अंतर्गत मानवाधिकार का बड़ा उल्लंघन होता था। कम्युनिस्ट कंट्रीज में मानवाधिकार वगैरह कुछ होता ही नहीं है। कम्युनिस्ट कंट्री में एक व्यवस्था बहाल करने की कोशिश की जाती है, उस व्यवस्था को बहाल करने के लिए जिसे कि कम्युनिस्ट लोग आदर्श मानते हैं, उसे बहाल करने के लिए वो फिर किसी भी हद तक कठोर हो सकते हैं। और उसके बाद फिर कठोरता की शुरुआत होती है इस दावे के साथ में कि हम एक आदर्श व्यवस्था बहाल करना चाहते हैं। बाद में तो राजनीतिक सत्ता का ऐसा स्वरूप हो जाता है कि जिसके अंतर्गत सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उनकी सत्ता बनी रहे, इसके लिए ही राजनीति कुर्बान हो जाती है, और फिर सत्ता में वो बने रहें इसके लिए वो सभी प्रकार की हिंसा करते हैं, सभी प्रकार की कठोरता, नृशंसता, निर्ममता, हृदयहीनता दिखाते हैं। तो फिर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जहां की डेमोक्रेसी का प्रचलन था, उनका एक डिमांड रहता था कि आप मानवाधिकार पर अपने रिकॉर्ड को ठीक करिए। ये सब की बातचीत हुई। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट वॉज द ब्रेकिंग ऑफ द आइस। ये बेसिकली बर्फ के पिघलने का एक उदाहरण है। बर्फ के पिघलने का एक उदाहरण है। बर्फ के पिघलने का मतलब जब बर्फ जमा हुआ है रिश्तों में, तो रिश्तों में जमे हुए बर्फ के पिघलने का एक उदाहरण है कि अब दुश्मनी के जगह पर दोस्ती की संभावनाओं की तलाश शुरू हो गई, और यहां से दोनों के बीच में तनाव घट रहा था और दोनों के बीच में संबंध बढ़ रहा था।
ठीक है। मैंने कहा कम्युनिस्ट कंट्री में एक हार मांस का पुतला जिंदा रहता है। बात तो अच्छी भाषा में लिखे हो। मतलब मुझे तो लगता है कि जिस कंट्री में डेमोक्रेसी होता है उस कंट्री से ज्यादा लोगों की आजादी और किसी कंट्री में नहीं हो सकती है। लेकिन डेमोक्रेसी कोई ऐसी स्थिति का नाम नहीं है कि आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी हमारे देश में बहुत मजबूत हो गया है, मेच्योर हो गया है, बहुत शानदार स्तर पर चला गया है। डेमोक्रेसी तो एक अनवरत प्रोसेस का नाम है और वो लोगों की जागरूकता, उसकी सक्रियता से आता है, वह संविधान की संस्थाओं की मजबूती से आता है, वह लोगों के अंदर विभिन्न विषयों और मुद्दों को लेकर जो यथासंभव आम सहमति से आता है, वो फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन और अल्टरनेटिव आइडियाज के प्रति कंस्ट्रक्टिव नजरिया के विकसित होने से आता है। डेमोक्रेसी में नागरिकों का रीजन बेस्ड होना बहुत जरूरी माना जाता है और इसके अंदर ये बात हमेशा मानी जाती है कि लोक यदि सचेत नहीं है और सक्रिय नहीं है तो तंत्र भी सचेत और सक्रिय नहीं होगा। हम आज की तिथि में अपने समाज के अंदर चलकर देखें तो ऐसा लगता है कि शायद 99% यदि मैं कहूं तो शायद सेफ होगा। 99% आदमी बिकने के लिए तैयार है। 99% आदमी बिकने के लिए तैयार है। 100% बोलना ठीक नहीं है, 100% नहीं होता है, सही भी नहीं होता है, लेकिन 99% आदमी बिकने के लिए तैयार है। तो राजनीति में जो विधायक जी आएंगे या जो सांसद महोदय आएंगे, जो मंत्री महोदय आएंगे, क्या वो बिकने के लिए तैयार नहीं होंगे? तो वो भी बिकने के लिए तैयार होंगे। सबका अपना अपना रेट होगा। तो ये कहने का है कि तो जो ब्यूरोक्रेसी में ऑफिसर्स लोग आएंगे, क्या वो बिकने को तैयार नहीं होंगे? जुडिशरी में जो जज साहब आएंगे वो बिकने को तैयार नहीं होंगे? फिर हम देखते हैं ना कि यहाँ पर एक अपने देश में, समाज में जो एक बड़ी ही समृद्ध वर्ग उभर के आ गया है और उस समृद्ध वर्ग के लिए पैसे का कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब वो पैसा खर्च करने के वक्त में ये नहीं सोचता है कि इसका कितना मूल्य है। उसके पास में पैसे की कोई कमी ही नहीं है। और ऐसे में जो दूसरा तबका है, एक तबका है कि जो पैसा उतना चाहे तो कमा सकता है, लेकिन लीगल तरीके से उतना कमाने का जरिया नहीं उसके पास में। तो इलीगल काम करने के लिए बहुत सहज तरीके से मुड़ जाता है, क्योंकि जिनके साथ उसका मिलना जुलना है, जिनके सामने वो ऑफिसर है या जिनके सामने वो बड़ा नेता है, मंत्री है, वो लोग तो बड़े ही रुतबेदार जीवन जी रहे हैं, बड़ा ही लाविश जीवन जी रहे हैं। इसके अलावा है क्या कि ब्लैक मनी इतना ज्यादा आ चुका है देश के अंदर, इतना ज्यादा आ चुका है कि उसके कारण चीजें बहुत ही महंगी हो गई हैं, चीजें बहुत ही व्यापक स्तर पर विलासिता प्रवण हो गई हैं। तो महंगी और विलासिता प्रवण हो जाने के नाते फिर लोगों को उस तरह का काम करने की प्रेरणा भी मिलती है। अपराधी वगैरह सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए कमा चुके हैं। अपराधियों को सैकड़ों हजारों करोड़ कमाते हुए देखने से क्या होता है? मान लीजिए कि हम लोग के इलाके में मान लीजिए एक विधायक हैं, वो विधायक जी के बारे में ये सुनने को मिलता है कि उनके पास में कम से कम होगा तो 1500-1700 करोड़ रुपए का इनकम होगा। मतलब इनकम नहीं, उनकी अब संपत्ति होगी।
और जो सांसद महोदय हैं उनके पास में 5-6 हज़ार करोड़ की संपत्ति होगी। तो जो हमारे सांसद हैं वो क्या करते थे, तो बोला वो तो वैसे भैंस तो चराते थे, मतलब वैसे ही गाय बैल चराते थे, इतने इस बैकग्राउंड से शुरू किए थे। अभी 5-6 हज़ार करोड़ तक पहुंच गए हैं, तो निश्चित रूप से उनकी बुद्धिमत्ता रहेगी, उनका उद्यमशील होना, उनकी योग्यता रही होगी। लेकिन बैकग्राउंड से यह है कि वो क्रिमिनल थे, मतलब बहुत बड़े वांटेड क्रिमिनल थे, बड़ी हत्याएं की कराई। और उसी बैकग्राउंड में जब वो नायक बन गए, लोगों को लगने लगा कि चंद्रगुप्त टाइप का कोई है, तो विधायक हो गया। उसके बाद में फिर वो सांसद हो गए। तो फिर वहां से तो 5,000 करोड़ रुपये का बैकग्राउंड खुलता है, तो लोगों को लगता है कि अब पढ़ लिख के प्रोफेसर बन के 1.25 लाख 1 लाख रुपया कमाने से क्या फायदा। ये स्कूटर पर चलना, ये एक जोड़ तोड़ कर एक मंझोले स्तर की गाड़ी खरीदना, और उसके बाद फिर थाने के दरोगा से दोस्ती बना के रखना, ताकि गुंडा बदमाशी करे तो दरोगा से हम यदि रिक्वेस्ट करें तो दरोगा उस गुंडा को हमारे बदले में जाके हरका आए। तो इस जिंदगी का क्या फायदा। मजा है कि जब इतना पैसा कमा लो कि महंगी महंगी गाड़ियां और आलिशान बंगलो, और उसके बाद इस सब के बदले में क्या जाता है। कुछ दिन कभी कभी पकड़े जाओगे तो जेल उल जाना पड़ेगा, तो ठीक है, वहां भी कौन सी कमी होती है, वहां भी सब सुविधा होगी। अब इतना कोई सोचता है कि 2-4 साल जाके दिल्ली में रह के आईएएस की तैयारी ही कर लो, तो सोचता है कि कोई बात नहीं, 2-4 साल जेल में ही रह लेंगे, वही उसकी तपस्या है, और इसके बदले में आलिशान जीवन जिएंगे। तो इसलिए ये कहानी आती है। हमारे यहाँ विधायक जी के पास 1,500 करोड़ है, सांसद महोदय के पास 5-6 हज़ार करोड़ है। तो ये कहानी है कि प्रेरणा कहाँ से आएगी। पूरा माहौल वैसा ही बन चुका है। और कोई स्कूल का शिक्षक वगैरह है तो सोचता है कि अब जब शिक्षक बन गए तो मतलब पहले बड़ी इज्जत हुआ करती थी, अब क्या है, अभी स्कूल के मास्टर साहब, हाँ अच्छा मास्टर हैं, मतलब अच्छा मास्टर साहब कोई बात नहीं, तो वेतन उतन तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन है क्या कि आप आजकल वेतन आपका भी कम नहीं रह गया है, अब वेतन उतन तो ये है। और मिड डे वाला में कुछ होता है कि नहीं, सीधे सीधे गांव में चर्चा होती है कि मास्टर साहब मिड डे वाला में क्या कमाई होती है। तो इस तरीके से, और मास्टर साहब जो गुणगान करते हैं अपने इलाके के क्रिमिनल का, मतलब वो अजब गजब गजब जलवा है भाई। और उसके बाद वो बोलते हैं कि एकदम, अरे आज हम गए, हमको मिले, नमस्ते किए, तो मतलब बोले कि अरे कहाँ जा रहे हैं, ये चाय पी लीजिएगा, तो हम लोग को बड़ी इज्जत करते हैं। तब मास्टर साहब को बोले कि आइए चाय पी लीजिए, तो मास्टर साहब एकदम निहाल हो गए, तृप्त हो गए उनसे। और उसके बाद उनको ये भी कहने में संकोच नहीं होगा कि शिक्षक की गोद में सृजन और प्रलय पलता है। भाई झूठ मूठ का सृजन पलता है कि प्रलय प्रलय पलता है, ये सब चाणक्य का स्टेटमेंट उठा के शिक्षक दिवस के दिन फेसबुक पर चिपका देने से कुछ नहीं होता है ना। तो कहने का मतलब यह हुआ कि दोनों में व्यापार, कूटनीति, संबंध मजबूत, मानवाधिकार के मुद्दे, और ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप के बीच में कुछ मुद्दे हो गए। तो अब चल के देखो कि मूल मुद्दा है कि इट वॉज अ केस ऑफ ब्रेकिंग द आइस। बर्फ पिघल रहा था, रिश्तों का जो तनाव का बर्फ जमा हुआ था वो पिघलने लगा था। इसके बाद और क्या बात आप देखोगे इस दौर में, और क्या देखते हो इस दौर में कि जिसके कारण शीत युद्ध घट रहा था। तो और ये देखते हैं कि फ्रांस ने नाटो छोड़ दिया। नाटो की
सैन्य सदस्यता का त्याग कर दिया। नाटो ने सैन्य सदस्यता का त्याग कर दिया। उसके बाद फिर अगला पॉइंट है कि चाइना एंड यूएसएसआर के मध्य चाइना और यूएसएसआर के मध्य सीमा विवाद हुआ। चाइना एंड यूएसए के मध्य कूटनीतिक एवं व्यापारिक संबंध आरंभ हुआ। चाइना और यूएसए के बीच में कूटनीतिक और व्यापारिक संबंध आरंभ हुआ। यूएसए ने चाइना को एमएफएन मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दिया। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दिया। इसके बाद फिर अगला पॉइंट है कि अरब विश्व में भी तनाव घटा। अरब विश्व में भी तनाव घटा। कैंप डेविड संधि के रास्ते कैंप डेविड संधि के रास्ते इजिप्ट एंड इजराइल के बीच टकराव का अंत हुआ। टकराव का अंत हो गया तो आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि इधर एक और लिख लीजिए, वियतनाम की समस्या का भी अंत हो गया। वियतनाम की समस्या का भी अंत हो गया। वियतनाम की समस्या का भी अंत हो गया। उसके बाद फिर अब अगला मुद्दा क्या है
पहले तो इसको एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा कि देखो, फ्रांस जो था वो नाटो का एक अभिन्न हिस्सा था। पहले पेरिस में ही नाटो का हेडक्वार्टर हुआ करता था, लेकिन फ्रांस ने नाटो की सैन्य सदस्यता का त्याग कर दिया। सैन्य सदस्यता का त्याग करने का मतलब होता है कि नाटो में एक सैनिक पहलू है और एक कॉमर्शियल पहलू है। नाटो दो तरह का काम करता है, मिलिट्री एंड कॉमर्शियल। तो ज्यादा प्रबल पक्ष उसका जो है वह मिलिट्री का ही है। तो नाटो का सैनिक सदस्य जो देश होता है उसके साथ ये जुड़ी हुई बात रहती है कि जो कोई एक नाटो सदस्य देश पर हमला करेगा, उसके हमले को नाटो के सभी देशों के ऊपर हमला माना जाएगा। नाटो के कुल 28 मेंबर्स हैं, तो 2800 पर हमला माना जाएगा। अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल द 28। उसके पास जितनी बड़ी सेना है उन सभी सैनिकों का फिर यह दायित्व है कि वह नाटो के सदस्य देश पर होने वाले हमले का जवाब दे। तो नाटो की सदस्यता का त्याग कर दिया फ्रांस ने, क्योंकि फ्रांस को क्या लगने लगा कि नाटो को यूएस से डोमिनेट करता है। नाटो को यूएस से डोमिनेट करता है। बात यह हुई कि जब यूएसए और यूएसएसआर में समझौता हो गया, दोनों ने यह तय किया कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन वगैरह की ओर हम मुड़ रहे हैं। इसी क्रम में वो इधर भी मुड़ रहे थे, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी की ओर, कि नाभिकीय प्रसार नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियर हथियारों का प्रसार नहीं होना चाहिए। न्यूक्लियर का प्रसार नहीं होना चाहिए। सर जी, ये आईआर का सब्जेक्ट है, आईआर का भी सब्जेक्ट है, वर्ल्ड हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। तो न्यूक्लियर का प्रसार नहीं होना चाहिए। न्यूक्लियर के प्रसार के विरोध में जब ये गए तो क्या हुआ कि चाइना का विवाद हो गया यूएसएसआर से। यूएसएसआर और चाइना के बीच में दो कारणों से विवाद हुआ था। विवाद का कारण नंबर 1 था दोनों के बीच में सीमा विवाद, और कारण नंबर 2 था न्यूक्लियर इशू। न्यूक्लियर इशू का मतलब है कि यूएसएसआर ने चाइना को यह बोला कि आपको न्यूक्लियर वेपन की जरूरत नहीं है। चाइना ने कहा कि ऐसा क्यों, उनको क्यों नहीं है? तो यूएसएसआर ने कहा कि आप क्या करिएगा नाभिकीय बम बना के, परमाणु बम बना के, हमारे पास है ही, हमारे पास में है, तो आप समझिए कि आपकी सुरक्षा हो जाएगी, हम है ना आपकी सुरक्षा के लिए। तो यदि यूएसएसआर इस बात को यदि चाइना इस बात को मान लेगा तो क्या होगा, वो अपनी सुरक्षा के लिए यूएसएसआर पर निर्भर हो जाएगा। आत्मनिर्भरता तो रही नहीं, पर निर्भरता हो जाएगी। यही बात है कि फ्रांस को भी अमेरिका कह रहा है कि आपको परमाणु बम बनाने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है, हम है ना। फ्रांस कहता कि तुम्हारे पास में है और हमारे पास में नहीं है, तो ये अस्थाई निर्भरता ये हमें बर्दाश्त नहीं। फ्रांस अपने समय में सुप्रीम पावर रहा था, तो वो उस पोजीशन को याद करता है तो उसे लगता है कि अमेरिका का पिछलग्गू बन के रहना तो हमें नहीं मंजूर है। तो इसलिए फ्रांस अमेरिका से तनाव का रास्ता अपनाता है और वो छोड़ देता है नाटो, और चाइना का यूएसएसआर से तनाव होता है, और चाइना ने सीधे सीधे कह दिया कि यूएसएसआर कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है, कम्युनिस्ट नहीं है। तो क्या है, बोले इंपीरियलिस्ट है।
इंपीरियलिस्ट है। और जब उनके साथ में उसका तनाव बढ़ा तो किसके साथ में संबंध बन गया? यूएसए के साथ में। दोनों के बीच में कूटनीतिक संबंध बन गया, व्यापारिक संबंध बन गया। यूएसए ने उनको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दिया और कम्युनिस्ट रिपब्लिक ऑफ चाइना को यूएनओ में मान्यता दे दी गई। और उसके बाद में अब वो यूएन का मेंबर बना, सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना, परमानेंट मेंबर बना, वीटो पावर एंजॉय करने लगा। तो आपको ये लगेगा कि शीत युद्ध कमजोर पड़ रहा था, शीत युद्ध कमजोर पड़ रहा था। और अब देखो कि 1979 में ही अफगानिस्तान के मुद्दे पर कोल्ड वॉर फिर उभर गया, कोल्ड वॉर फिर से उभर गया। हुआ क्या कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने अपनी मर्जी की सरकार को गद्दी पर बिठा दिया। किसको? तो वहां पर नजीबुल्लाह को गद्दी पर बिठाया गया, कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हो गई। और उसके विरोध में जब यहां पर कम्युनिस्ट सत्ता की स्थापना हुई बाय यूएसएसआर, तो फिर अमेरिका ने क्या किया? उन्होंने तालिबान को बढ़ावा दिया। तालिबान को बढ़ावा दे दिया, उन्होंने तालिबान को बढ़ावा दे दिया। इसका क्या नतीजा निकला? इसका नतीजा ये निकल रहा था कि अमेरिका ऐसे इसका नतीजा ये निकल कर आया कि कई और मोर्चाओं पर भी तनाव उभरने लगा, कई और मोर्चाओं पर भी तनाव उभरने लगा। जैसे सरजी किस आधार पर चीन को अस्थायी सदस्यता दे दी गई जबकि वो पावरफुल कंट्री भी नहीं था? चीन को सदस्यता तो 1945 में ही दे दी गई थी ना। चीन को अस्थायी सदस्यता 1945 में ही दे दी गई थी। पांचों उन देशों को अस्थायी सदस्यता मिली थी जो विश्व युद्ध के विजेता देश थे। और आप ये समझिए कि चीन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर तो 1945 में बन गया था और उसके बाद से लगातार वह यूएन का मेंबर है। लगातार सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है और परमानेंट मेंबर है जिसके पास वीटो पावर है। तो चीन के पास में ये अधिकार तो 1945 से ही है। अंतर सिर्फ ये है कि चीन की सरकार का प्रधान कौन है? तो चियांग काई शेक के हाथ में चीन की सरकार थी
उसी के नेतृत्व वाले चीन को यूएन का मेंबरशिप दिया गया था। 1949 ईस्वी में अब उस इलाके पर माओ का कब्जा हो गया। ये मानो चीन है, इसके एक छोटे से इलाके पर जो एक द्वीप है फार्मोसा, वहां चला गया चियांग। और उसका वहां पर शासन रहा। तो शेष चाइना के ऊपर किसका शासन है? माओ का। और यहां पर चियांग का। और यूएनओ में क्या हुआ कि यहां पर शासन करने वाले चियांग को ही वास्तविक चीन की सरकार के रूप में मान्यता मिली, और इस इलाके पे शासन करने वाले माओ को एक अवैधानिक देश बलपूर्वक, अवैधानिक सरकार कहिए, अवैधानिक सरकार बलपूर्वक सत्ता पर कब्जा करने वाली सरकार के रूप में देखा गया। कह दिया गया कि चीन को रिप्रेजेंट करने वाली सरकार असल में यही है। और ये स्थिति थी कि माओ के समय में लंबे समय तक चीन की जो कम्युनिस्ट रिपब्लिक ऑफ चाइना वाली सरकार है वो यूएनओ का मेंबर नहीं रही। यूएनओ का मेंबर कौन था? ऑफिशियली चाइना वाज ऑलवेज ए मेंबर, बट हु रिप्रेजेंट्स चाइना? यूएनओ कहता था कि माओ डज नॉट रिप्रेजेंट चाइना। तो हु रिप्रेजेंट्स चाइना? तो चियांग काई शेक। और बाद में जब वो चला गया तो फिर उसके जगह पर जो दूसरा आया, जो तीसरा आया, वो दे रिप्रेजेंट चाइना। ये बात ठीक नहीं थी। ये एक छोटे से इलाके पर रूल करते हैं और ये इतने बड़े इलाके पर रूल करता है। इंडिया ने इसी चाइना को मान्यता दिया था। माने जब माओ के पहले चियांग काई शेक की सरकार थी तो हिंदुस्तान उसको भी मान्यता देता था। बल्कि हिंदुस्तान उसको मान्यता देगा ये तो कोई उटपटांग सा स्टेटमेंट हो जाएगा ना। वो तो ऑलरेडी एक स्थापित देश था और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था और उसके सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर था, उसके सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर था। तो इंडिया उसको क्या मान्यता देगा भला? मान्यता देने का प्रश्न तब उठता है जब कोई नया देश वजूद में आता है। कोई नया देश जब वजूद में आता है ना, तब प्रश्न उठता है कि आप मान्यता देते हैं कि नहीं देते हैं। अभी क्या हुआ कि जब 1945 से 49 के बीच में गृह युद्ध चला और गृह युद्ध में कम्युनिस्टों की जीत हो गई, और कम्युनिस्टों की जीत के बाद फिर सत्ता निकल गई चियांग के हाथ से और कम्युनिस्ट की सत्ता स्थापित हो गई। तो प्रश्न उठा कि दुनिया में कौन कौन देश है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि कम्युनिस्टों की सरकार को मान्यता देंगे। हिंदुस्तान के सामने एक प्रश्न था कि आप फार्मोसा द्वीप पर शासन करने वाले चियांग काई शेक को असली चीन का शासक मानते हैं या कि बाकी चीन पर शासन करने वाले माओ से तुंग को? तो हिंदुस्तान ने बाकी चीन पर शासन करने वाले माओ से तुंग के शासन को ही चीन की असली सरकार का दर्जा दिया और उसको मान्यता दिया। इंडिया ने मान्यता दे दिया, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में इनको मान्यता नहीं मिली। यूएसएसआर इनको मान्यता मिले के पक्ष में यूएनओ में लगातार मुद्दा उठाता रहता था। मैंने आपको बताया था कि जिस समय कोरिया क्राइसिस चला था उस समय यूएसएसआर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का बहिष्कार किया हुआ था। तो बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि उसकी मांग थी कि माओ के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट रिपब्लिक चाइना को ही वास्तविक चाइना का रिप्रेजेंटेटिव मान लिया जाए, वास्तविक चाइना का रिप्रेजेंटेटिव मान लिया जाए।
और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? क्योंकि अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, ये 3 देश ऐसे थे जो ये चाहते थे कि माओ की सरकार को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में वास्तविक चीन की सरकार का दर्जा न मिले। वो उन्होंने चांग वाली सरकार को ही वास्तविक चीन की सरकार का दर्जा मिले की बात के ऊपर अपना पांव अड़ा दिया। फिर क्या है, 1945 तक तो चियांग काई शेक पूरे चीन को रिप्रेजेंट कर रहा था। बिल्कुल सही, 1945 तक चियांग काई शेक पूरे चीन को रिप्रेजेंट कर रहा था, पूरे चीन को रिप्रेजेंट कर रहा था, इस विषय पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन उस समय भी संपूर्ण चीन पर उसका शासन नहीं था। आपको मैंने कल भी बताया है कि 1945 ईस्वी में जबकि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, तो चीन का एक बड़ा इलाका कम्युनिस्टों के अधीन था। एक ऐसा इलाका जिसमें कम से कम 10 करोड़ लोग रहते थे। जहां 10 करोड़ लोग रहते थे, उस इलाके से चियांग काई शेक की सरकार ऑलरेडी खत्म की जा चुकी थी। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में चीन को 2 बटे हुए देश के तौर पर नहीं देखा गया। हालांकि अमेरिका ने कहा था कि आप दोनों 2 देश हो जाइए, माओ के नेतृत्व में जो इलाका है वो माओ का हो जाए, और जो चियांग के हाथ में इलाका है वो चियांग का हो जाए, और आप दोनों अस्थायी रूप से अलग अलग क्षेत्रों में शासन करिए। जैसे कि अमेरिका ने प्रयास किया था कि कोरिया 2 भाग में बट गया, या ये क्या कहते हैं, वियतनाम 2 भागों में बांट दिया गया। तो अमेरिका चाहता था कि चाइना भी 2 भागों में बट जाए, लेकिन माओ ने उसके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। तो बात आगे बढ़ाते हुए क्या करते हैं हम लोग कि कई और मोर्चाओं पर भी तनाव उभरने लगा। खैर वो तो हो ही गया। जैसे जब अन्य मोर्चाओं पर तनाव उभरने लगा, उसकी बात लेकर देखो तो उसके अंतर्गत क्या कहानी है। तो एक है ओलंपिक में अमेरिका ने अपनी टीम नहीं भेजा। मॉस्को में ओलंपिक का जब आयोजन हुआ, अमेरिका ने कहा कि हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे। या फिर दूसरा पॉइंट देखोगे कि अमेरिका ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना लिया। आसमान में ही हमारे ऊपर कोई मिसाइल से हमला करेगा तो हम उस हमले को डिफ्यूज कर देंगे, इसके लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना लिया। इसी को स्टार वॉर का कॉन्सेप्ट कहते हैं। स्टार वॉर का कॉन्सेप्ट कहते हैं। आसमान में तारों से तारे टकराएंगे, न मिसाइल से मिसाइल टकराएंगे। तो यहां पर तनाव तो हो रहा था। फिर इसके बाद हुआ कि यूएसएसआर ने ईस्टर्न यूरोप में मिसाइल लगा दिया। मिसाइल लगा दिया। ईस्टर्न यूरोप के देशों में कई सारे मिसाइल लगा दिया। तो अमेरिका ने कहा कि हम वेस्टर्न यूरोप में लगा देंगे। अमेरिका ने वेस्टर्न यूरोप में लगाने का प्रस्ताव किया। लेकिन आप देखोगे कि
जब यूएसएसआर तनाव बढ़ा रहा है मिसाइल लगा के, यूएसए भी तनाव बढ़ा रहा है मिसाइल लगाने का प्रपोजल देकर, तब तक तो कोल्ड वॉर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसी बीच आपको एक पहलू क्या दिखाई देगा? तो एक पहलू ये दिखाई देगा कि वेस्टर्न यूरोप ने इससे इनकार कर दिया। वेस्टर्न यूरोप ने इससे इनकार कर दिया। वेस्टर्न यूरोप ने इसे इनकार कर दिया, वो बोला हम नहीं मानते। वेस्टर्न यूरोप ने इससे इनकार कर दिया और वो कह दिया कि हम नहीं मानते। क्या नहीं मानते? तो हम इस बात को नहीं मानते कि कि आप हमारे देश में मिसाइल बिछाइए। बोला ये हमारे और यूएसएसआर के बीच की बातचीत रहेगी, हम यूएसएसआर को तनाव बढ़ाने से रोकने में कामयाब हो जाएंगे, हमको मिसाइल की जरूरत नहीं है, हम नहीं चाहते हैं कि यूरोप बैटलफील्ड बने। तो यूएसए को अंत में मतलब खाली होकर लौटना पड़ा। तो यहां पर क्या आपको रिमार्केबल बात नजर आएगी कि 1979 से 1985 के बीच कोल्ड वॉर रिवाइव किया, लेकिन कोल्ड वॉर रिवाइव किया लेकिन क्या हुआ? कोल्ड वॉर रिवाइव किया लेकिन 1979 से लेकर 1985 तक कोल्ड वॉर रिवाइव किया, लेकिन इट वॉज लिमिटेड only between USSR and USA। ये जो था वो यूएसएसआर और यूएसए के बीच में ही लिमिटेड रह गया। तो कोल्ड वॉर दो महाशक्तियों के बीच की लड़ाई बन के रह गई। नाउ इट वॉज नॉट a conflict between the blocks। अब ये दो ब्लॉक के बीच की लड़ाई नहीं रही, दो पावर खेमा के बीच की लड़ाई नहीं रही, दो पावर के कॉम्पिटिटिव कंट्रीज के बीच की लड़ाई हो गई। पहले लग रहा था कि ये दो ब्लॉक्स, एक के साथ में पूरा वेस्टर्न यूरोप था और उसके साथ में और भी कई देश थे, दूसरी तरफ में ईस्टर्न यूरोप का इलाका तो जबरदस्ती हड़प लिया गया है तरीके से, बाकी चाइना भी था, क्यूबा भी था, और क्या कहते हैं वियतनाम भी था, कंबोडिया था, लाओस था, जहां जहां कम्युनिस्ट कंट्री है वो सब था। लेकिन अब वो कहानी नहीं है, अब ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और यूएसएसआर के बीच की थी। तो यहां पर क्या दिखाई दिया आपको कि इससे ये दिखता है कि कोल्ड वॉर कमजोर पड़ चुका और यूएसएसआर के प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचोव
गोरबाचौव, गोरबाचौव, ये क्या किया? मिखाइल गोरबाचौव जब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बना, यूएसएसआर बना, तो उसने क्या संकट देखा? उसने देखा कि यूएसएसआर का इकोनॉमी तबाही के कगार पर है। और क्या देखा? और उसने ये देखा कि यूएसएसआर के अंदर अभी इतना ज्यादा मिलिट्री बर्डन आ गया है कि हम यदि इस खर्चे को बरकरार रखेंगे तो हम इकोनॉमिक रिफॉर्म और लोगों के जीवन स्तर में सुधार नहीं कर पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि हमारे ऊपर इतना ज्यादा मिलिट्री बर्डन आ गया है तो क्यों आ गया? तो वो कहता है कि इतना मिलिट्री बर्डन हमारे कंधे पर इसलिए आ गया है क्योंकि हमारे कंधे पर मिलिट्री बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो उसका कारण ये है कि हमारे ऊपर कंधे पर मिलिट्री बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो उसका कारण ये है कि हम अब कोल्ड वॉर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले जो कंपटीशन है, जो उसके अंदर आइडियोलॉजिकल टसल है, उसको जो अपने कंधे पर लेकर चल रहे हैं, इसके कारण बढ़ गया है। हमें कोल्ड वॉर से पीछे हटना पड़ेगा। यदि हम कोल्ड वॉर के अंदर शामिल रहेंगे, दुनिया भर में कम्युनिस्ट शक्ति का हम एक आधार बनने की कोशिश करते रहेंगे, अमेरिका से टकराव का शिकार होते रहेंगे, तो हम इसी युद्धों के लिए उपकरण जुटाने के काम में लगे रहेंगे। हमारे सारे संसाधन इसी में खर्च हो जाएंगे। हमारे यहाँ इकोनॉमिक मॉडल कभी ठीक नहीं हो पाएगा। तो उसने इस बात को रियलाइज कर लिया। क्या रियलाइज किया? तो भाई कोल्ड वॉर हमारे इकोनॉमिक बर्डन का कारण है। कोल्ड वॉर हमारे लिए इकोनॉमिक बर्डन का कारण है। तो अब क्या होगा? क्योंकि कोल्ड वॉर हमारे लिए इकोनॉमिक बर्डन का कारण है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमें इससे बाहर निकलने के लिए हमें इससे बाहर निकलने के लिए हमें इससे बाहर निकलने के लिए यूएसए से संबंध ठीक करना होगा। ठीक करना होगा। इसके लिए उसने सीधा सीधा क्या कह दिया कि वी डू नॉट कंसीडर, we will not consider, we will not consider we will not consider ideology, we will not consider ideology, we will not consider ideology
as an integral part of, we will not consider ideology as an integral part of diplomacy or international relation. We will not consider ideology as an integral part of diplomacy or international relation. हम आइडियोलॉजी को इंटरनेशनल रिलेशन का अभिन्न अंग नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कम्युनिज्म फैलाने का काम समाप्त। कम्युनिज्म फैलाने का काम समाप्त। कैपिटलिस्ट देश से दुश्मनी समाप्त। देश से दुश्मनी समाप्त। और ईस्टर्न यूरोप पर बलपूर्वक कम्युनिस्ट सत्ता की नीति का त्याग। ईस्टर्न यूरोप पर बलपूर्वक कम्युनिस्ट सत्ता की नीति का त्याग। कम्युनिस्ट सत्ता की नीति का त्याग। फिर क्या देखते हैं हम? अब हम ये देख रहे हैं कि जब मिखाइल गोर्बाचोव ने ऐसा कहा तो अमेरिका और यूएसएसआर के बीच का जो संबंध था वो अभी टकराव वाला नहीं रहा। दोनों ने मिलकर आपस में ये तय करना शुरू कर दिया कि हम लोग हथियारों में कटौती करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब यूएसए यूएसएसआर का दुश्मन नहीं है, यूएसएसआर यूएसए का दुश्मन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे अब? बोला हथियार की जरूरत ही नहीं है, इतना ज्यादा परमाणु बम बनाने की जरूरत ही नहीं है, इतने ज्यादा मिसाइल की जरूरत नहीं है, हम इसमें कटौती करना शुरू करते हैं। फिर देखोगे कि लोगों ने पूछा कि भाई अब जर्मनी का क्या होगा? जर्मनी तो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न में बटा हुआ था और उसके बीच में बर्लिन की दीवार पड़ी हुई थी। तो वेस्टर्न कंट्रीज ने यह डिमांड किया कि आप बर्लिन दीवार को टूटने दीजिए, जर्मनी को एक होने दीजिए। इसके पहले तक की कहानी क्या रही थी कि चाहे हंगरी हो चाहे चेकोस्लोवाकिया हो, 56 में और 67 में दोनों देशों में लोकतंत्र की सरकार की स्थापना की कोशिश की गई थी। तो यूएसएसआर ने इनको टॉपल डाउन किया था, फिर इनको भी टॉपल डाउन किया था, मैंने गिरा दिया था, इनके जगह पर फिर से कम्युनिस्ट सत्ता स्थापित कर दिया था। यदि वो इस लॉजिक से ड्रिवन होगा, यदि वो इस पैटर्न पे चलेगा तो वो कहेगा कि हम तो नहीं बर्दाश्त करेंगे एकीकरण। यदि बर्दाश्त करना भी होगा तो आप पश्चिमी जर्मनी हमको दे दीजिए, हम काहे पूर्वी जर्मनी दें आपको।
एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन तब हुआ ये कि क्योंकि नई सोच से गवर्न था मिखाइल गोर्बाचोव, तो मिखाइल गोर्बाचोव को पुरानी पद्धति पसंद नहीं आई। उसने कह दिया कि ईस्टर्न एंड वेस्टर्न जर्मनी यदि मिलना चाहता है तो मिल जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बर्लिन दीवार वो तोड़ना चाहते हैं, तोड़ दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा कि बर्लिन दीवार को तोड़ा गया है। तोड़ने के पहले उस दीवार के ऊपर लोगों ने खूब जश्न मनाया, खूब पार्टी वार्टी हुई, और उसके बाद में लोगों ने अपने से ही हथौड़ा मार मार के दीवार को तोड़ दिया। और इस तरीके से बर्लिन का दीवार टूट गया और जर्मनी का रीयूनिफिकेशन हुआ। एक यूनिफिकेशन हुआ था 1870 में जो कंप्लीट हुआ था, दूसरा यूनिफिकेशन हुआ 1990 में जाके। तो अब देखोगे कि अब जर्मनी और यूएसए और अन्य वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में मिखाइल गोर्बाचोव के बारे में सोच क्या हुई। मिखाइल गोर्बाचोव तो मिखाइल गोर्बाचोव के बारे में और यूएसएसआर के बारे में उनकी सोच बिल्कुल बदल गई। पहले यूएसएसआर के बारे में वेस्टर्न मीडिया बहुत ही निगेटिव था, बहुत निगेटिव भी था, बहुत एग्रेसिव था। और अब की स्थिति है कि जब मिखाइल गोर्बाचोव खुद ही इनिशिएट करके कोल्ड वॉर की समाप्ति की घोषणा कर रहा है, तो ऐसे में वेस्टर्न मीडिया ने फिर मिखाइल गोर्बाचोव की खूब सराहना किया, उसे शांति का दूत कहना शुरू कर दिया, उसे मैन ऑफ द मिलेनियम कहना शुरू कर दिया, मैन ऑफ द सेंचुरी वगैरह कहा जाने लगा। अमेरिका में उसे मैन ऑफ द सेंचुरी कहा गया और जर्मनी में मैन ऑफ द मिलेनियम कहा गया। इस मिलेनियम में सबसे महान आदमी वही हुआ है, मतलब इस पूरे मिलेनियम का सबसे महान व्यक्ति हुआ है। कहते कि मैन जैसे स्टार ऑफ द मिलेनियम कहा जाता है अमिताभ बच्चन को। अब कहने वाले उदार होते हैं, किसी समय पर जब ज्यादा दिल भर जाता है तो कुछ कह जाते हैं स्टार ऑफ द मिलेनियम, और या मैन ऑफ द मिलेनियम कह दिया गया। लेकिन हाँ, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि 1945, 50, 60 के दौर में और बाद के भी वर्षों में यदि आप वेस्टर्न मीडिया को पढ़िएगा, उनके अखबार की रिपोर्ट को पढ़िएगा यूएसएसआर के बारे में, तो आपको लगेगा कि वो इन्हें डिमीन करते हैं, इन्हें वो डेवलाइज करते हैं, डेविल बताते हैं, उन्हें ये बहुत दुर्दांत के तौर पर पेश करते हैं। लेकिन यदि हम दूसरे एंगल पर चलकर देखें तो हमें यह नजर आता है कि अब उनकी सराहना करने लगे, बात बस इतने में खत्म हो जाती। तो पुतिन ने मूर्ख कहा था किसको? मतलब मिखाइल गोर्बाचोव को ना। हाँ, वो तो कह ही सकता है। तो खैर उसको छोड़ो, मैं अब आपको ये कह रहा हूं कि तो वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप के बीच का जो डिस्टेंस था, तो वेस्टर्न जर्मनी और ईस्टर्न जर्मनी के बीच का जो डिफरेंस था वो खत्म हो गया। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि ईस्टर्न यूरोप के और भी कई सारे देश कम्युनिज्म छोड़कर पूंजीवादी मॉडल की ओर मुड़ गए, डिक्टेटरशिप छोड़कर डेमोक्रेसी की ओर मुड़ गए, और यूएसएसआर ने उनको ऐसा करने से रोका नहीं। और इसके कारण धीरे 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 पूरा का पूरा ईस्टर्न यूरोप कम्युनिज्म का त्याग कर दिया, और अंततः खुद यूएसएसआर भी एज अ कंट्री अपने अस्तित्व में बना हुआ नहीं रह सका, 15 टुकड़ों में टूट गया। तो यूएसएसआर भी 15 टुकड़ों में टूट गया। तो इसके कारण क्या हुआ कि कोल्ड वॉर स्थायी रूप से खत्म हो, कोल्ड वॉर स्थायी रूप से खत्म हो गया। कम से कम वो कोल्ड वॉर जो
यूएसएसआर और यूएसए के बीच का कोल्ड वॉर था, वो खत्म हो गया। अब एक नए किस्म के कोल्ड वॉर की चर्चा आजकल सुनते हैं, वह अमेरिका और यूएसएसआर के बीच का कोल्ड वॉर। कभी आप लोग को मन करेगा तो बताइएगा, मैं इस विषय पर एक दिन डिस्कशन कर दूंगा। अमेरिका एंड यूएसएसआर के ऊपर डिस्कशन कर दूंगा। अब चलिए अभी आगे चर्चा और करते हैं किसी विषय पर। अब क्या कहानी है अपनी कि कोल्ड वॉर का अंत क्यों हुआ, अंत क्यों हुआ। कोल्ड वॉर का अंत क्यों हुआ? हाँ, अमेरिका वर्सेस चाइना। हाँ, कोल्ड वॉर का अंत क्यों हुआ? तो कोल्ड वॉर का अंत क्यों हुआ, इस विषय पर बात करके देखें तो मुद्दा यह है कि अमेरिका ऐसे ऐसे करते हैं। यह आइडियोलॉजी पर आधारित टकराव था। आइडियोलॉजी पर आधारित टकराव था और 1980 के दशक तक 1980 के दशक तक आते आते आइडियोलॉजी का टकराव, आइडियोलॉजी का टकराव 1980 के दशक तक आते आते आइडियोलॉजी का टकराव समाप्त हो गया। आइडियोलॉजी का टकराव समाप्त हो गया। फिर अगला पॉइंट क्या है कि नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड प्रतिस्पर्धा थी। मतलब आइडियोलॉजी एक कारण था, एकमात्र कारण नहीं था, लेकिन आइडियोलॉजी कमजोर पड़ गया, तो कोल्ड वॉर कमजोर पड़ेगा। फिर नेशनल इंटरेस्ट दूसरा फैक्टर था, लेकिन इससे नेशनल इंटरेस्ट, इससे नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट पूरा नहीं हुआ, नहीं हुआ, बल्कि बल्कि यूएसएसआर तो इससे बिखर ही गया, बिखर ही गया। इसके पहले ही, इसके पहले ही
इसके पहले ही यूएसए एंड फ्रांस का तनाव शुरू हो गया था। यूएसए और फ्रांस का तनाव शुरू हो गया था। यूरोपीय यूनियन, यूरोपियन कम्युनिटी ने इसे और भी कमजोर किया। और भी कमजोर किया। हेलसिंकी सम्मेलन, एक निर्णायक मोड़ बना। एक निर्णायक मोड़ बना। फिर क्या देखते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट के कारण ही नेशनल इंटरेस्ट के कारण ही यूएसएसआर एंड चाइना में कन्फ्लिक्ट आया। यूएसएसआर और चाइना में कन्फ्लिक्ट आया और यूएसए एंड चाइना में निकटता। यूएसए और चाइना में निकटता आ गई। यूएसए और चाइना में निकटता आ गई। उसके बाद फिर नाम ने कोल्ड वॉर को आरंभ से ही कमजोर कर दिया। था। लास्ट पॉइंट, इस संदर्भ में सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि उभरते हुए राष्ट्रवाद और जन जागरण के रहते हुए, जन जागरण के दौर में या काल में, जन जागरण के काल में कोल्ड वॉर की साम्राज्यवादी की नव साम्राज्यवादी कोल्ड वॉर की नव साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा
की पूर्ति लगभग असंभव थी। असंभव थी। लगभग असंभव थी। इसने विश्व शांति को कमजोर किया। इसने विश्व शांति को कमजोर किया। शस्त्रों के होड़ को मजबूत किया। शस्त्रों की होड़ को मजबूत किया। शस्त्रों की होड़ को मजबूत किया। विश्व शांति को कमजोर किया। शस्त्रों की होड़ को मजबूत किया। कई क्षेत्रों में लोकतंत्र की संभावना का दमन किया। लोकतंत्र की संभावना का दमन किया। आतंकवाद को बल दिया। आतंकवाद को बल दिया। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर की संभावना को कमजोर किया। वस्तुतः यह सबके लिए हानिकारक ही रहा। सबके लिए हानिकारक ही रहा। वस्तुतः यह सबके लिए हानिकारक ही रहा। इट वॉज हार्मफुल टू ऑल। सबके लिए हानिकारक ही रहा। इट वॉज हार्मफुल टू ऑल। अब हम यदि ये बात समझ गए तो अब हमको मूव करना चाहिए अपने फाइनल पॉइंट्स की ओर और इसको एक झलक में रिवाइज करते हुए खत्म करने की। पहले चरण की कहीं कोई बात अब नहीं बचेगी। प्रथम चरण 1945 से लेकर 1954 के बीच में कोल्ड वॉर का चला और इस कोल्ड वॉर के बारे में हमने ये बताया था कि यह एक ऐसा वॉर है जिसमें कि वॉर होता नहीं है लेकिन शांति दिखती नहीं है, या कहिए कि युद्ध होता हुआ नहीं दिखता और शांति संभव नहीं लगती। दूसरी बात यह है कि एक ऐसा वॉर है जो मैदान में नहीं होता है, स्नायु तंत्र के लेवल पर, नर्वस सिस्टम के लेवल पर होता है।
मीडिया के माध्यम से होता है। गुप्तचरी एजेंसियां एक दूसरे के खिलाफ गुप्तचरी करते हुए तनाव को बल देती हैं। एक दूसरे के खिलाफ सैनिक प्रतिस्पर्धा होती है। न्यूक्लियर रेस होता है। एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्रों को चैलेंज किया जाता है। दुनिया के अनेक क्षेत्रों में जब एक का प्रभाव फैलता हुआ दिखता है तो दूसरा उसे चैलेंज करता है। दूसरी ओर चलकर देखते हैं कि जब हम इस कोल्ड वॉर के उभार के कारण को समझते हैं तो एक कारण हमको आइडियोलॉजिकल दिखाई देता है, आइडियोलॉजिकल है। दूसरा कारण हमें आइडियोलॉजी से अलग इंटरेस्ट आधारित नजर आता है। और तीसरा हम देखें कि ये पुराना जो उग्र राष्ट्रवाद है वो भी है, उग्र राष्ट्रवाद भी है। अब हम ये देख रहे हैं कि कोल्ड वॉर 45 से लेकर 90 तक चला, लेकिन हर काल में एक ही जैसा नहीं रहा। कभी यह ज्यादा तनावपूर्ण रहा, कभी यह कम तनावपूर्ण रहा। इस आधार पर कई सारे स्टेजेस गुजरे। 1954 तक पहला दौर था। स्टालिन के मरने के बाद उस दौर का अंत हुआ। फिर खुर्शेव आया। शुरुआती दौर में लगा कि यह शांति लेकर आएगा, क्योंकि यह कह रहा था कि समाजवाद लाने का तरीका सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सैनिक प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि बेहतर इकोनॉमिक मॉडल अपनाने की जरूरत है। लेकिन उसके बैकग्राउंड में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में तनाव के कई सारे मुद्दे मौजूद थे, और बीच बीच कुछ नए नए मुद्दे भी उभरते गए, और जिन मुद्दों के उभरने से टकराव फिर से बढ़ गया। चाहे वह वार्सा का पैक्ट हो, चाहे वह सुएज कैनाल का मामला हो, चाहे हंगरी का मामला हो, चाहे वो क्यूबा का मामला हो, तो यहां तनाव बढ़ा। क्यूबा के माध्यम से तनाव अपने पीक पर गया, लेकिन उसके बाद फिर अमेरिका और सोवियत संघ में समझौता हुआ। समझौते के रास्ते फिर दोनों के बीच में मेल मिलाप की शुरुआत हो जाती है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप बना। हॉटलाइन का मतलब है कि कभी भी बातचीत हो सकती है। इमरजेंसी स्थिति बनेगी तो अमेरिका का प्रेसिडेंट या सोवियत संघ का प्रेसिडेंट एक दूसरे को कॉल करके बात कर सकते हैं। जब टॉप लीडरशिप बातचीत कर लेता है तो नीचे के लोगों की गलतफहमियों के माध्यम से युद्ध की संभावनाओं को टाला जा सकता है। इसके अलावा साल्ट 1, साल्ट 2 आदि आदि की संधियां हुई, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। उसके बाद फिर हेलसिंकी सम्मेलन हो गया। उसके बाद फिर बल्कि एक और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी हो गया। उसके बाद में हेलसिंकी सम्मेलन हो गया। ईस्टर्न वेस्टर्न कंट्रीज यूरोप के जो थे वो करीब आने लगे। इस तरीके से देखते हैं कि कोल्ड वॉर कमजोर पड़ रहा था। लेकिन फिर हमने देखा कि बल्कि इसमें और कुछ बातें बढ़ा दिया कि फ्रांस ने नाटो की सैन्य सदस्यता का त्याग कर दिया। चाइना ने यूएसएसआर के साथ में अपने प्रतिस्पर्धा शुरू कर दिया। चाइना यूएसए के बीच में निकटता आ गई। अरब विश्व में तनाव खत्म होने लगा था, पर्टिकुलरली इजिप्ट एंड इजराइल। इजिप्ट जो कि अरब देश का सबसे बड़ा नेता था, वो इजराइल से समझौता कर लेता है। वियतनाम की समस्या का समाधान निकल जाता है। तो कोल्ड वॉर कमजोर पड़ने लगा। और फिर देखते हैं किंतु खत्म नहीं हुआ। 1979 ईस्वी में अफगानिस्तान में जब कम्युनिस्टों की सत्ता स्थापित होती है सोवियत संघ के संरक्षण में, तो कोल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। और कुछ मुद्दे और भी उभरते हैं जिन्होंने कोल्ड वॉर को रिफ्लेक्ट किया। किंतु 1985 तक आते आते किंतु इस दौर में यह बात देखने को मिलती है कि यह लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की रही। कोल्ड वॉर बहुत ही सीमित हो गया था। और ऊपर से हम देखते हैं कि 1985 तक आते आते मिखाइल गोर्बाचोव जब गद्दी पर बैठते हैं सोवियत संघ में, तो उन्होंने अपनी ओर से यह रियलाइजेशन किया कि कोल्ड वॉर हमारे लिए अच्छा नहीं है। जब अच्छा नहीं है तो हमें कोल्ड वॉर से विड्रॉ कर देना चाहिए। और इसलिए उन्होंने कह दिया कि हम आइडियोलॉजी को फॉरेन पॉलिसी का
या इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट नहीं मानेंगे। यानी कि हम कम्युनिज्म का को फैलाने का काम नहीं करेंगे, कैपिटलिस्ट कंट्री को अपना दुश्मन नहीं मानेंगे, और जो भी कम्युनिस्ट कंट्री है उन कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर यदि कम्युनिज्म को छोड़कर कोई दूसरा सिस्टम बनाने की कोशिश करे तो हम उसको रोकेंगे नहीं। जैसे ही उसने ये बात कहा वैसे ही उसके और अमेरिका के बीच में टकराव खत्म हो गया, वेस्टर्न यूरोप और सोवियत संघ के बीच टकराव खत्म हो गया। तो यह हो गया कि यह आइडियोलॉजी पर आधारित टकराव था, सॉरी टकराव खत्म हो गया। और टकराव खत्म हुआ तो सोवियत संघ के प्रति दुश्मनी रखने वाले वेस्टर्न मीडिया ने फिर उसके बारे में अपनी भाषा बदल लिया। मिखाइल गोर्बाचोव को नोबेल प्राइज दे दिया गया, मिखाइल गोर्बाचोव को महापुरुष बता दिया गया, और मिखाइल गोर्बाचोव ने इस दिशा में जो काम किया वह बहुत रिमार्केबल वैल्यू का हुआ कि वह जर्मनी के एकीकरण को भी अलाउ कर दिया, उसके सामने में ईस्टर्न यूरोप के देशों ने कम्युनिज्म का त्याग भी कर दिया, और फिर परिस्थितियां ऐसी गुजरी कि सोवियत संघ का ही विघटन हो गया। मिखाइल तो खत्म हो गया कोल्ड वॉर। अब यहां पर लास्ट में पॉइंट निकाल दिया गया है कि कोल्ड वॉर आखिर क्यों खत्म हो गया। तो कोल्ड वॉर की शुरुआत की बात देखोगे तो मैंने कहा आज अभी कुछ देर पहले बताया था कि कोल्ड वॉर का एक रीजन था आइडियोलॉजी। अब आइडियोलॉजी पर आधारित यदि यह वॉर है तो आपको यह समझ में आए कि 1970 तक आते आते ना दुनिया में पोस्ट मॉडर्निज्म का कॉन्सेप्ट पॉपुलर हो चुका था, या कम से कम डेवलप हो चुका था। पोस्ट मॉडर्निज्म, व्हाट इज दिस पोस्ट मॉडर्निज्म? पोस्ट मॉडर्निज्म दरिदा जैसे विचारकों के माध्यम से डेवलप हुआ, जो ये कह रहा है कि सत्य की संपूर्णता का जो दावा है, जो कैपिटलिस्ट भी करते हैं, जो कम्युनिस्ट भी करते हैं, ये सब भ्रामक बातें हैं। कोई संपूर्ण सत्य नहीं जानता है, और बिना संपूर्ण सत्य जाने हुए संपूर्ण सत्य की खोज कर लेने का दावा, उसे समरूप बता देने का दावा, उसे पूरी दुनिया पर थोप देने का दावा, ये सब बेसिकली दुनिया का मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट है। तो यहां से आइडियोलॉजी के नाम पर जो टकराव था वो घटने लगा, क्योंकि इसने सीधे सीधे कह दिया कि तुम जिस आइडियोलॉजी को सर्वोत्तम बोल रहे हो वो आइडियोलॉजी सर्वोत्तम है ही नहीं। सर्वोत्तम आइडियोलॉजी कुछ नहीं होता है। अलग अलग देश और काल के मुताबिक अलग अलग विचार बनते हैं। देश बदलता है, विचार बदल जाएगा, काल बदलता है, विचार बदल जाएगा, विचार बदल जाएगा। देश काल सापेक्षता की बात कह दी गई। तो 1970 के पोस्ट मॉडर्निज्म ने आइडियोलॉजी को कमजोर किया था, और 1985 तक आते आते तो सोवियत संघ के प्रेसिडेंट ने ही आइडियोलॉजी का त्याग कर दिया। तो यहां से आइडियोलॉजी कमजोर पड़ा तो कोल्ड वॉर कमजोर पड़ गया। दूसरा है नेशनलिस्ट इंटरेस्ट जो था वह कोल्ड वॉर के पीछे था, लेकिन इस कोल्ड वॉर के माध्यम से क्या नेशनल इंटरेस्ट की पूर्ति हुई? मैं कह रहा हूं पूर्ति ही नहीं हुई। नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन इससे नेशनल इंटरेस्ट पूरा ही नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि सोवियत संघ तो बर्बाद ही हो गया इस कोल्ड वॉर के चक्कर में। कहां तो महाशक्ति बनना चाहता था, कहां तो खत्म ही हो गया, देश ही नहीं बच पाया। फिर अमेरिका और फ्रांस के बीच में भी नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर जो इंटीग्रेशन बना था वो इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन में तब्दील हो गया। कि फ्रांस को लगा कि मेरा नेशनल इंटरेस्ट यह है कि हम भी न्यूक्लियर वेपन बनाएं, यूएसए चाहता है कि हम ना बनाएं, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। यूरोपीय कम्युनिटी जब उभर कर आने लगा तो फ्रांस ने कहा कि हमको इसे अमेरिका के प्रभाव से बचाना है। तो यूरोपीय कम्युनिटी जब उभर रहा था तो उसके उभार के दौरान में एक चिंता उसकी यह भी थी कि हमें अमेरिका के प्रभाव में इसे जाने से रोकना है। तो एक टोन हमेशा यूरोपीय कम्युनिटी का एंटी अमेरिका है। हेलसिंकी सम्मेलन आया तो उसने यूरोप के अंदर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉक को कमजोर कर दिया, एकीकरण को, सहअस्तित्व को बढ़ावा दे दिया। अब नेशनल इंटरेस्ट के कारण ही देखो तो यूएसएसआर और चाइना में भी टकराव हो गया था, और यूएसए और चाइना में निकटता भी आ गई। दोनों जगह नेशनल इंटरेस्ट ही था। और नैम ने क्या किया? कोल्ड वॉर को उतना फैलने ही नहीं दिया, उतना सशक्त ही नहीं होने दिया। यदि नैम जैसा बॉडी ना होता तो शायद कोल्ड वॉर ज्यादा तेज गति से फैलता,
लेकिन इसने कोल्ड वॉर को उतना ज्यादा कामयाब होने नहीं दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नाम से भी ज्यादा बड़ी बात, कोल्ड वॉर के माध्यम से आइडियोलॉजी का कवर ओढ़कर विश्व पर प्रभुत्व स्थापित करने की कामना करने और प्रयास करने वाले लोग जो थे, वो ये कोशिश उस दौर में कर रहे थे जिस दौर में राष्ट्रवाद की धारा बहुत प्रबल हो चुकी थी। राष्ट्रवाद और जन जागरण जब ज्यादा हो जाएगा तो ये जो नव साम्राज्यवाद की स्थापना की कोशिश कर रहे थे, उनकी कोशिशों की कामयाबी लगभग असंभव थी, लगभग असंभव थी। तब हम कहते हैं कि चाहे जो भी हो, इसने परिणाम क्या पैदा किया? परिणाम के नाम पर इसने विश्व शांति को कमजोर किया, विश्व शांति को कमजोर किया। हालांकि बैलेंस ऑफ पावर बना के रखा, बैलेंस ऑफ पावर बना के रखा। नाम वाले कंट्री को थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन उसकी चर्चा बाद में करूंगा। बैलेंस ऑफ पावर को बना के रखा, लेकिन शांति को कमजोर किया, शस्त्रों के होड़ को बढ़ावा दिया। कई सारे क्षेत्रों में लोकतंत्र की संभावना का अंत किया। जैसे देखो तो सोवियत संघ ने कई दफा लोकतांत्रिक सरकारों की सत्ता को पलट दिया। अमेरिका ने कई सारे देशों में लोकतांत्रिक सरकारों की सत्ता को पलट दिया। राजतंत्र के देशों का संरक्षण किया, मिलिट्री शासकों का संरक्षण किया। तो कई सारे क्षेत्रों में लोकतंत्र की संभावनाओं का दमन किया। अमेरिका ने देखो तो तालिबान को बल दिया था, तो ही आतंकवाद को बल भी मिला। देशों में यदि हथियारों की प्रतिस्पर्धा ना हुई होती तो शायद एजुकेशन के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, शायद पर्यावरण के क्षेत्र में, शायद डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में, शायद किसी और कंस्ट्रक्टिव क्षेत्र में ज्यादा धन निवेश किया गया होता, वेलफेयर के काम पे ज्यादा धन निवेश किया गया होता। यहां तक कि अमेरिका की बात भी देखोगे तो अमेरिका में प्रति 1000 डॉक्टर, प्रति 1000 शिक्षक वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की तुलना में, अधिकांश वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की तुलना में कम है। कनाडा से कम है, ऑस्ट्रेलिया से कम है। वाई? बिकॉज कि अमेरिका इन्वेस्टेड अ लॉट ऑन द मिलिट्री फ्रंट। एंड व्हाट इज द गेन? तो इसमें गेनर तो अमेरिका भी नहीं है, लूजर पूरी दुनिया है। सोवियत संघ तो बर्बाद ही हो गया। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर की संभावना को कमजोर किया। वस्तुतः यह सबके लिए हानिकारक ही रहा है। ये प्राप्तियों वाला किसी के लिए नहीं रहा, क्योंकि हथियारों का ढेर बनाकर आपको मिला है क्या? आज भी अमेरिका के पास में जो हथियारों का ढेर है वो अमेरिका के लिए कोई सुखद चीज नहीं है। अमेरिका हैज टू पे, अमेरिका हैज टू पे अ वेरी हैवी कॉस्ट ऑफ दिस थिंग। जिसके पास में हथियारों का एक बड़ा भंडार पड़ा हुआ है और जिसके हथियारों की उपयोगिता नहीं है, और आने वाले युगों में जब विश्व शांति की ओर बढ़ेगा तो हथियारों की उपयोगिता और घटेगी, और उस समय हथियारों का इतना बड़ा अंबार विश्व के लिए अमेरिका को एक खतरनाक देश बनाता है कि जिसे हथियारों को बिक्री का प्लेटफॉर्म चाहिए, और इसके लिए वह कूटनीति के अंतर्गत जहर घोल सकता है। और यदि अमेरिका कूटनीति के अंदर जहर घोलने से मना करेगा तो अमेरिका के अंदर हथियारों के जो डीलर्स हैं वो अमेरिकन लोकतंत्र में जहर घोल देंगे। ऐसी सरकार की स्थापना की कोशिश करेंगे जो आक्रामक विदेश नीति अपनाए। और आक्रामक विदेश नीति न अपनाने वाले नेताओं के खिलाफ तमाम माध्यमों से, आजकल सोशल मीडिया बहुत मजबूत हो चुका है, तमाम और मीडिया चैनल मजबूत हो चुके हैं, उन सब के माध्यम से हुआ उनके खिलाफ बदनामी के मुहिम चला देगा। तो दुनिया के लिए अमेरिका डर का कारण, अमेरिका के अंतर्गत उसके जो आर्म्स डीलर हैं वो डर के कारण। आखिर इससे मिला क्या? मिला कुछ नहीं, और गया ज्यादा है। आपकी सरकार की कामयाबी में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आपकी सुरक्षा है। सुरक्षा तो कनाडा की भी है, सुरक्षा तो ऑस्ट्रेलिया की भी है। क्या अमेरिका सिर्फ सुरक्षित देश है? उसके बाद प्रोस्पेरिटी एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। तो कनाडा के लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड तो अमेरिका के लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड से ज्यादा बढ़िया है। बताइए कि किसका जीवन ज्यादा अच्छा है, कौन सा मॉडल ज्यादा कामयाब है? अमेरिका इतना बड़े हथियारों का जखीरा लेकर के करेगा क्या? हम यदि बहुत बड़ा हथियार लेकर तोपखाना ले आए
बंदूक ले आए, AK-47, AK-57 सब ले आए, सब लेकर रखा रहेगा, करेंगे क्या? जब उसका कुछ उपयोग ही नहीं है, यदि वो हमारी समृद्धि में योगदान नहीं दे रहा है, यदि वो हमारे लोगों के एजुकेशन में योगदान नहीं दे रहा है, हमारे लोगों के हेल्थ केयर में योगदान नहीं दे रहा है, हमारे लोगों के लिए रोजगार में योगदान नहीं दे रहा है, दैट इज ऑफ नो यूज, दैट्स इट। ये विश्व के ऊपर हमारे प्रभुत्व की स्थापना में योगदान दे सकता था, लेकिन राष्ट्रवाद के जमाने में प्रभुत्व तो संभव ही नहीं है। आपने वियतनाम में देख लिया, कोशिश करके नाकामयाब हो गए, ईरान में नाकामयाब हो गए, इराक में नाकामयाब हो गए, क्यूबा में नाकामयाब हो गए, आप अफगानिस्तान में नाकामयाब हो गए, तो हथियार से करिएगा क्या? तो हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि 1945 के बाद में यूएसए ने जो विश्व पर प्रभुत्व की कामयाबी का प्रयास किया था, वो प्रयास ही उस युग में शुरू हुआ था जिस युग में ये संभव नहीं था। यूएसए वाज ट्राइंग टू अकम्प्लिश द मिशन इम्पॉसिबल, बस इतना।